वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 13 अगस्त 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल जननी सुरक्षा योजना के बारे में है। कल हम बात कर रहे थे उज्ज्वला स्कीम के बारे में। मैंने गलती से बता दिया था कि इसे 2018 में लॉन्च किया गया था, जो कि गलत था। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना के बारे में। इस संबंध में कुछ डेटा फैक्ट न्यूज में आया है। यह कहा गया है कि जननी सुरक्षा योजना ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाला है हमारी सोसाइटी पर। जहां पहले इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 का डेटा उठाकर देखें तो 38.7% हुआ करती थी, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 4 के डेटा के अकॉर्डिंग 78.9% हो चुकी है, जिसमें जननी सुरक्षा योजना ने एक की कंट्रीब्यूशन दिखाया है। इस योजना को 2005 में नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को मॉडिफाई करके लॉन्च किया गया था। जो नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम हुआ करती थी वो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का हिस्सा थी। तो जननी सुरक्षा योजना एक सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत, एनएचएम के तहत। इंटरवेंशन किस प्रकार का है? कई सारी महिलाएं बच्चे को पैदा करते वक्त अपनी जान गंवा देती हैं। इससे बचने का अच्छा तरीका यह हो सकता है कि डिलीवरीज हॉस्पिटल्स में करवाई जाए, यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाई जाए। इसी चीज को इंश्योर करने की कोशिश करता है ये इंटरवेंशन जननी सुरक्षा योजना। यह 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि इसमें राज्यों को पैसा नहीं देना होगा, जो भी खर्च आएगा उसे सरकार उठाएगी। इसे इंप्लीमेंट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा सभी यूटीज और स्टेट्स में। स्पेशल फोकस होता है लो परफॉर्मिंग स्टेट्स के ऊपर, जहां पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज नहीं हुआ करती, उनको ज्यादा टारगेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही था कि मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी उसे रिड्यूस किया जाए, ताकि ना तो बच्चे की मौत हो और ना ही मां की मौत हो। कैश असिस्टेंस देने की बात की गई डिलीवरी के बाद और पोस्ट डिलीवरी केयर के लिए भी। टारगेट ग्रुप की अगर हम बात करें तो जो पुअर प्रेग्नेंट वुमेन हैं और जो स्पेशल डिस्पेंशन कई सारे स्टेट्स के लिए किया जाता है जहां पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का स्तर अच्छा नहीं है। अगर आप लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वाले स्टेट्स की बात करना चाहें तो इसमें नाम लिया जा सकता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम, राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाता है। इसके अलावा जो भी स्टेट्स हैं वो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, वहां पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अच्छी खासी होती है। स्कीम में परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव की बात की गई है उन वुमेन हेल्थ वॉलेंटियर्स के लिए और आसास के लिए, मतलब एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो गांवों में महिलाओं की देखरेख किया करती हैं, टीका वगैरह लगाया करती हैं, उन्होंने अगर ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाई है तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। कैश असिस्टेंस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए भी दिया जाता है, होम डिलीवरी के लिए भी दिया जाता है, चाहे लो परफॉर्मिंग स्टेट हो या फिर हाई परफॉर्मिंग स्टेट हो। बिलो पॉवर्टी लाइन एससी और एसटी जो वुमेन हैं उन्हें कैश असिस्टेंस मिलेगा। होम डिलीवरी में भी जो बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन प्रेग्नेंट वुमेन हैं उन्हें 500 रुपए का कैश असिस्टेंस दिया जाता है, बिना इस बात का ख्याल किए कि प्रेग्नेंट वुमेन की उम्र क्या है या उसने कितनी संख्या में बच्चों को पैदा किया है। यह असिस्टेंस उनको मिल जाता है। जो एलिजिबल मदर्स हैं जननी सुरक्षा योजना का बेनिफिट लेने के लिए, उसमें एज और नंबर इस बात को संज्ञान में नहीं लिया जाता और जो भी बेनिफिट होता है वो सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट जननी सुरक्षा योजना। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में है। यह पहला नेशनल पार्क बन गया है इंडिया का जहां पर सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, नेशनल पार्क वगैरह का एरिया काफी रिमोट होता है, वहां पर मोबाइल फोन के नेटवर्क्स अच्छे से वर्क नहीं करते। सैटेलाइट फोन्स अगर यूज हो रहे हैं तो कम्युनिकेशन काफी बेहतर हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको मिलेगा, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट और नागांव डिस्ट्रिक्ट। थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसमें आता है। यह आसाम का सबसे पुराना पार्क है, 430 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ब्रह्मपुत्रा नदी आपको इस नेशनल पार्क के नॉर्थ में और करबी आंगलोंग हिल्स इसके साउथ में मिलेंगी। नेशनल हाईवे 37 इस पार्क से होकर गुजरता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, फेमस है ग्रेट इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोस के लिए।
1974 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। कौन कहता है ऐसा? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। बेनिफिट्स की बात करें, अगर आप सैटेलाइट फोन वहां पे यूज कर रहे हैं तो जो फॉरेस्ट पर्सनल हैं वो पोचर्स को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, उन्हें जानकारी मिलेगी तो आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर लेंगे, ऑपरेशन चला सकते हैं। फ्लड वगैरह की इमरजेंसी आ गई, उस दौरान भी सैटेलाइट फोन्स काफी काम आ जाएंगे। और कई बार अगर कोई डाक बंगला है जंगल के किनारे, वहां पे भूत भूत आ गया, तब भी आप सैटेलाइट फोन से जानकारी दे सकते हो कि हम खतरे में हैं, हमें रेस्क्यू कर लो। खैर, ऐसा होता नहीं है। BSNL ये सर्विस दे रहा है, भारत संचार निगम लिमिटेड। पब्लिक सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल इंडिया में नहीं करती। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क वगैरह पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, आपको पता होगा। वैसे 2017 में देखिए क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि ट्रांसलोकेट किया जा रहा है कुछ लायंस को उनके नेचुरल हैबिटेट से गुजरात में किस जगह पे। आपके पास 4 ऑप्शंस थे, कॉर्बेट नेशनल पार्क, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुदुमराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सरिस्का नेशनल पार्क। तो गुजरात से इन्हें किस जगह पे ले जाया जा रहा था? सही जवाब था बी, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब ये टॉपिक्स बहुत रेलेवेंट हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फेम्बोसा के बारे में है। पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। फुल फॉर्म है फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया। अब मैं इतना लंबा नाम तो लेने से रहा, तो मैं बार बार फेम्बोसा ही बोलूंगा। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने इसकी 11th एनुअल मीटिंग को इनॉग्रेट किया। अब ये इनॉग्रेट करने गए थे, तो इसे ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा था, होस्ट कौन कर रहा था? इसे होस्ट किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ भूटान के द्वारा। इसमें देखिए 8 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। 2000 इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका। थीम थी इस बार यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्शंस। इलेक्शन में टेक्नोलॉजी के यूज की बात कर रहे हैं। फेम्बोसा को स्टैब्लिश किया गया था जब सार्क का 2011 में 3rd कॉन्फ्रेंस हो रहा था हेड ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज का। पहले EMBs की मीटिंग होती थी, सार्क कंट्रीज वहां पे आती थी। 2012 में इनका जो 3rd कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी दौरान बनाया गया था फेम्बोसा। म्यूचुअल कोऑपरेशन को एनहेंस करने के उद्देश्य से बनाया गया था। 8 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है, लेकिन इस मीटिंग में वो नहीं आया था। फेम्बोसा की मीटिंग की जो चेयरमैनशिप है वो एनुअल बेसिस पे रोटेट करती रहती है सभी देशों के बीच में, जो भी इसके मेंबर्स हैं। यहां पर ऑब्जेक्टिव इस फोरम का ये रहा कि हम कॉन्टैक्ट्स प्रमोट करें सभी सार्क कंट्रीज जो हैं, पाकिस्तान अभी मान लीजिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उनके बीच में जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज हैं, अच्छा उनके बीच में कोऑपरेशन हो, वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। लाइक इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है, जहां पर सभी लोग वोट देते हैं। चूंकि सबसे ज्यादा नंबर्स को होस्ट करने वाली जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया ही है। ये सभी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज आपस में कोऑपरेट करती हैं थ्रू दिस फोरम। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स के बारे में, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनके बारे में ये इंडेक्स है, बात करेंगे। बिफोर दैट, इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि EAC-PM के द्वारा। ये इन्होंने रिलीज किया है, बनाया इन्होंने नहीं है। इस इंडेक्स को तैयार किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा। हाँ, इसके लिए रिक्वेस्ट EAC-PM ने ही की थी। देखिए, इंडिया में जो एल्डरली पॉपुलेशन है, समटाइम्स उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा खराब होती है, वो कई प्रकार के एब्यूज़ भी फेस करते हैं। ये इंडेक्स कुछ ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डालता है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, जैसे कि एल्डरली लोग कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनका रीजनल पैटर्न क्या है, और ओवरऑल एल्डरली पॉपुलेशन की सिचुएशन क्या है भारत में। इसके 4 फ्रेमवर्क, मतलब 4 पिलर्स हैं। पहला है फाइनेंशियल वेलबींग, दूसरा है सोशल वेलबींग, तीसरा हेल्थ सिस्टम और चौथा इनकम सिक्योरिटी। 8 सब पिलर्स हैं: इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, सोशल स्टेटस, फिजिकल सिक्योरिटी, बेसिक हेल्थ, साइकोलॉजिकल वेलबींग, सोशल सिक्योरिटी और इनेबलिंग एनवायरमेंट। क्या निकल के आया? 2001 में इंडिया में एल्डरली पॉपुलेशन 7.5% थी। ये 2026 में बढ़कर 12.5% हो जाएगी और 2050 तक भारत की लगभग 20% आबादी ओल्ड एज जो कैप है उसमें चली जाएगी। 19.5% का जो परसेंटेज है उसको क्रॉस कर जाएगी। राजस्थान टॉप स्कोरर रहा है, मतलब यहां पर 5 मिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन एल्डरली है। मिजोरम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लीड करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन को लेकर, चंडीगढ़ यूटीज में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल राणा पूंजा भील के बारे में है। एक डिस्प्यूट राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में इमर्ज होकर आया है, जहां पर राणा पूंजा भील जी की जो एक मूर्ति है, एक स्टैचू है, वहां पर बीजेपी के कुछ मेंबर्स ने भगवा झंडा लहरा दिया। आदिवासी ग्रुप्स ने इस पर विरोध जाहिर किया और एक टेंशन वाली सिचुएशन बनी। ये कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली
हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राणा पूंजा भील एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल फिगर हैं ट्राइबल भील कम्युनिटी के लिए, इनफैक्ट इंडिया के लिए, तो ये हमारे लिए निश्चित तौर पे इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग पूंजा भील जी 16वीं शताब्दी में जो एक शासक हुआ करते थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, उनके कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन थे। सिग्निफिकेंट कैरेक्टर थे जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और राणा प्रताप जी के बीच में। देखिए, अकबर चाहता था कि राणा पूंजा भील जी उसके साथ लड़े। उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भी राणा पूंजा जी के पास भेजा था, सोने चांदी हीरे जवाहरात के ऑफर्स भी दिए गए थे। लेकिन सच्चाई यह है कि भील कम्युनिटी हमेशा से ही हीरे जवाहरात की तुलना में मीठे शब्दों की भूखी रही है, जो उन्हें राणा प्रताप की ओर से मिले थे। कि अब समय आ चुका है कि राणा पूंजा अपने साथियों के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा करें, राणा प्रताप के साथ मिलकर, जिसे राणा पूंजा जी ने सहर्ष स्वीकार किया। और हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसमें भील आर्मी अकबर के खिलाफ राणा प्रताप जी के साथ लड़ी और अपने अंतिम सांस तक लड़ती रही। बात करते हैं भील कम्युनिटी के बारे में। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया का। छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मिलेगा। राजस्थान में सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है ये। राजस्थान में शेड्यूल ट्राइब में क्लासिफाई किया जाता है भील कम्युनिटी को, और ये अपना वर्ड यानी कि नाम बिलू से डिराइव करते हैं, जिसका मतलब होता है बो यानी कि धनुष। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वृक्ष बंधन प्रोजेक्ट के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने वृक्ष बंधन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें जो ट्राइबल वुमेन है, ये राखी जो रक्षाबंधन पर बांधी जाती है बहनों के द्वारा भाइयों को, उसमें इंडिजिनियस ट्री के सीड्स डालकर राखियां तैयार कर रहे हैं। ये एक यूनिक कंट्रीब्यूशन होगा फॉरेस्ट कवर को भारत में बढ़ाने को लेकर। 1100 मेंबर्स जो महिला किसान मंच के थे, उन्होंने इस आइडिया को जर्मिनेट किया, आगे बढ़ाया। जो राखी बनाई जाएगी इन इंडिजिनियस सीड्स का इस्तेमाल करके, वो नेचुरली डाइड होगी, नॉन टॉक्सिक बायोडिग्रेडेबल कॉटन में लिपटी होगी। एक बार जो भी व्यक्ति इस राखी को बंधवा रहा है, वो अपनी स्वेच्छा से उसके बाद उस बीज को मिट्टी में बो सकता है और एक पौधा, एक पेड़ तैयार कर सकता है, जिससे एनवायरमेंट को फायदा पहुंचेगा। ये एक्सपेक्टेड है कि जो सीड राखीज हैं, इनसे थाउजेंड्स ऑफ नंबर में पेड़ उगाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। ये प्रोजेक्ट ट्राइबल वुमेन को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं। ये सारी बातें इस आर्टिकल पर। कुछ स्टेटमेंट हैं। जननी सुरक्षा योजना 2005 में लॉन्च किया गया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बिल्कुल सही है ये। काजीरंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ग्रेट इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोस के लिए फेमस है, ये भी सही है। फेम्बोसा, इसमें 8 मेंबर्स हैं, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। ये गलत है, लेकिन मैं सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है ये बताने का कि ये गलत क्यों है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये गलत क्यों है। क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स नीति आयोग रिलीज करता है, गलत है। इसे रिलीज किया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू दी पीएम के द्वारा, यद्यपि इसे तैयार किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा, तो ये तो गलत हो गया। भील कम्युनिटी राजस्थान की सबसे बड़ी ट्राइब है, ये सही है। इस सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।